नमस्कार। आज की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय कानून की कुछ बहुत दिलचस्प धाराओं पर बात करने वाले हैं, खासतौर पर सहमति और निजी प्रतिरक्षा मतलब सेल्फ डिफेंस के अधिकार के बारे में। हमारे पास संहिता के कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ कानूनी भाषा नहीं बल्कि उसके पीछे जो सिद्धांत हैं, जो बारीकियां हैं, उनको समझें। हमारा मकसद यही है कि ये देखें कि कानून असल जिंदगी की जो उलझनें हैं, जैसे कि भाई सहमति कब असली मानी जाती है, कब आप किसी की भलाई के लिए बिना पूछे कुछ कर सकते हैं और अपनी सुरक्षा का अधिकार कहाँ तक जाता है, इन सबको कैसे संभालता है? तो ये कानूनी बातें, पर ये हमारी रोजमर्रा की नैतिकता, बर्ताव, इमरजेंसी स्थितियों से गहरे जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पड़ताल। तो सबसे पहले सहमति पर ही आते हैं। कानून की नज़र में ऐसा नहीं कि किसी ने हाँ कह दिया तो बस हो गया, है ना? कौन सी ऐसी सूरतें हैं जब दी गई सहमति को सहमति माना ही नहीं जाता? धारा 228 शायद इसी के बारे में बताती है। बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बुनियादी बात है कि सहमति बिल्कुल स्वतंत्र और पूरी समझ के साथ होनी चाहिए। धारा 28 उन्हीं स्थितियों को साफ करती है जहां ऐसा नहीं होता और सहमति मतलब वो वैलिड नहीं रहती। इसमें तीन मुख्य बातें हैं। पहली बात, धारा 28A, अगर सहमति किसी चोट के डर से दी गई है या फिर किसी जरूरी बात की गलत फहमी के तहत दी गई है। अच्छा। और इसमें यह भी जरूरी है कि जो काम कर रहा है उसे या तो ये पता हो या उसके पास ये मानने का ठीक ठाक कारण हो कि भाई ये सहमति डर या गलत फहमी की वजह से ही मिल रही है। यानी सिर्फ सहमति देने वाले की हालत नहीं, सहमति लेने वाले की जानकारी या लापरवाही भी मायने रखती है। ये तो बहुत अहम है। जी हाँ, मतलब अगर उसे पता था कि सामने वाला डरा हुआ है या कंफ्यूज्ड है तो वो सहमति मान्य नहीं होगी। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी धारा 28B, जब सहमति देने वाला व्यक्ति मान लीजिए किसी दिमागी अस्वस्थता की वजह से या नशे में होने के कारण ये समझने की हालत में ही न हो कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रहा है और उसके नतीजे क्या होंगे। मतलब समझने की क्षमता ही नहीं है। बिल्कुल। अगर क्षमता ही नहीं है तो फिर सहमति का सवाल ही नहीं। और तीसरी धारा 28C एक सामान्य नियम है कि अगर सहमति 12 साल से कम उम्र के बच्चे ने दी है तो उसे सहमति नहीं माना जाएगा। अच्छा। हाँ, जब तक कि केस के हालात कुछ और ना बता रहे हों। कानून ये मानकर चलता है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे सहमति के पूरे मतलब और नतीजे नहीं समझ सकते। तो मतलब सहमति असली होने के लिए डर नहीं होना चाहिए, जानकारी सही होनी चाहिए और समझने की काबिलियत होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या सहमति किसी गैर कानूनी काम को सही बना सकती है? मान लीजिए कोई काम अपने आप में ही अपराध है और दो लोग उसके लिए राजी हो जाएं। धारा 29 क्या कहती है इस पर? धारा 29 इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो कहती है कि सहमति से कोई ऐसा काम जायज नहीं हो जाता जो अपने आप में अपराध है। अच्छा। भले ही सहमति देने वाले को उस काम से कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा हो या न हो, या नुकसान हुआ हो या न हो, अगर कोई चीज कानून की नजर में ही गलत है तो आपसी रजामंदी उसे सही नहीं बना सकते। हाँ, इसका जो उदाहरण दिया है वो भी यही बात कहता है, गर्भपात वाला। जी। अगर महिला की जान बचाने जैसी कोई कानूनी वजह ना हो तो गर्भपात करवाना एक अपराध है। जी। और महिला की सहमति होने से भी वो कानूनी तौर पर सही नहीं हो जाता। ये दिखाता है कि सहमति की भी अपनी सीमाएं हैं, वो कानून से ऊपर नहीं है। सहमति की बात तो ठीक है, समझ आ गई, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है ना कि किसी की मदद करनी जरूरी है पर उससे पूछना मतलब सहमति लेना मुमकिन ही नहीं, जैसे कोई बेहोश पड़ा हो। तो क्या ऐसे में मदद करना भी गुनाह हो सकता है? धारा 30 शायद इसी मुश्किल सवाल को देखती है ना? जी हाँ। धारा 301 बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर टिकी है, सद्भावना मतलब गुड फेथ। ये कहती है कि अगर कोई काम किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अच्छी नीयत से किया गया हो, हाँ, और उस व्यक्ति से सहमति लेना नामुमकिन हो, जैसे वो बेहोश है या सहमति दे ही नहीं सकता और कोई गार्डियन वगैरह भी फौरन मौजूद नहीं है, तो ऐसा काम अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही उससे कोई नुकसान हो जाए। इसके उदाहरण बड़े नाटकीय से हैं, लेकिन बात साफ करते हैं। हाँ। वो सर्जन वाला मामला। हाँ, पहला उदाहरण वही है। जेड घोड़े से गिरकर बेहोश है। सर्जन ए को लगता है कि जान बचाने के लिए फौरन सिर का ऑपरेशन करना होगा, तो ए जेड की मौत का कोई इरादा नहीं रखता, अच्छी नीयत से जेड के फायदे के लिए उसके होश में आने से पहले ही ऑपरेशन कर देता है। कानून कहता है ए ने कोई अपराध नहीं किया। और वो बाघ वाला उदाहरण हाँ। तो और भी पेचीदा लगता है।
जेड को बाग उठा ले गया और ए उसे बचाने के लिए गोली चलाता है, ये जानते हुए भी कि गोली जेड को भी लग सकती है। बिल्कुल। देखिए, अगर ए का इरादा जेड को मारने का नहीं था और उसने पूरी सद्भावना से जेड के फायदे के लिए ही गोली चलाई, तो अगर गोली गलती से जेड को लग भी जाती है और उसकी मौत हो जाती है, तब भी ए ने अपराध नहीं किया। ओह, ये दिखाता है कि कानून जान बचाने की कोशिश में उठाए गए रिस्क को समझता है। इसी तरह वो बच्चे के एक्सीडेंट वाला उदाहरण है जहां सर्जन बिना माँ बाप की सहमति के ऑपरेशन करता है, या जलते घर से बच्चे को बचाने के लिए नीचे फेंकने वाला मामला। जी, ये सब दिखाते हैं कि इमरजेंसी में सद्भावना और फायदे के लिए किए गए काम को कानून बचाता है। लेकिन क्या इसकी कोई हद नहीं है? मतलब अच्छी नीयत के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर धारा 30 के परंतुक मतलब प्रोविजो आते हैं। वो इसकी सीमाएं तय करते हैं और ये बहुत जरूरी है ताकि इस बचाव का कोई गलत फायदा न उठाए। अच्छा, क्या सीमाएं हैं? मोटी मोटी 4 सीमाएं हैं। पहला, आप जानबूझकर किसी की मौत का कारण नहीं बन सकते। हाँ, अगर आपका मकसद ही मौत या गंभीर चोट को रोकना है या किसी गंभीर बीमारी का इलाज करना है, तो अलग बात है, जैसा उदाहरणों में था। ठीक है। दूसरा, आप जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे मौत होने की संभावना हो, फिर वही बचाव वाली स्थिति को छोड़कर। तीसरा, आप जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा सकते जब तक कि वो मौत या बड़ी चोट को रोकने के लिए एकदम जरूरी ना हो। और चौथा, आप किसी ऐसे अपराध के लिए उकसा नहीं सकते जिस पर यह छूट खुद लागू ना होती हो। और ये भी साफ किया है कि लाभ या फायदे का मतलब सिर्फ पैसों का फायदा नहीं है। जी हाँ, धारा 26, 27 और 30 के लिए इसका मतलब व्यक्ति की सुरक्षा या भलाई भी हो सकता है। ये जरूरी है ताकि कोई इसे सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। ठीक है, हमने कामों की बात की, लेकिन सिर्फ शब्दों का क्या? क्या सिर्फ कुछ कहना, जैसे कोई बुरी खबर सुनाना, वो भी अपराध हो सकता है अगर सुनने वाले को उससे सदमा लगे या कोई नुकसान हो जाए? धारा 31 शायद इसी नाजुक सी बात को देखती है। धारा 31 भी उसी सद्भावना और लाभ के सिद्धांत पर चलती है। ये कहती है कि अगर कोई सूचना, कोई कम्युनिकेशन अच्छी नीयत से उस व्यक्ति के फायदे के लिए दी गई है, जिससे वो मिल रही है, तो वो सूचना देना अपराध नहीं है, भले ही उस सूचना से उसे कोई हानि पहुंच जाए। अच्छा। इसका वो क्लासिक उदाहरण सर्जन वाला ही है। सर्जन ए सद्भावना से अपने मरीज को बताता है कि भाई मेरी राय में आप बच नहीं पाएंगे। मरीज ये सुनकर शौक से मर जाता है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया, भले ही उसे अंदाजा रहा हो कि यह खबर जानलेवा हो सकती है। यहां ये माना जाता है कि सूचना देना शायद मरीज के लाभ के लिए था, हो सकता है उसे अपनी वसीयत वगैरह बनाने या मानसिक रूप से तैयार होने का मौका देने के लिए। लेकिन ये लाभ तय करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? कौन तय करेगा कि बुरी खबर देना मरीज के लाभ के लिए था या नहीं? ये साबित करना तो बड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। असलियत में ये केस के हालात पर निर्भर करेगा। कोर्ट देखेगी कि क्या वो कम्युनिकेशन वाकई अच्छी नीयत से था और क्या उसका मकसद सुनने वाले का भला करना था। हमेशा आसान नहीं होता, पर कानून का इरादा नेक नियति से की गई बात को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। अब एक बिल्कुल अलग सिचुएशन पर आते हैं। अगर किसी को डरा धमका कर, मतलब जान का खतरा दिखाकर कोई जुर्म करने पर मजबूर किया जाए, तो क्या कानून ऐसी मजबूरी को समझता है? धारा 32 इसी के बारे में है। जी, धारा 32 दबाव या जबरदस्ती, जिसे ड्यूरस कहते हैं, उसके तहत किए गए कामों के बारे में है। ये कहती है कि कोई काम अपराध नहीं माना जाएगा सिवाय हत्या और राज्य के खिलाफ ऐसे अपराध जिनकी सजा मौत है। अगर वो काम किसी व्यक्ति ने ऐसी धमकियों के तहत किया हो जिनसे उसे उस वक्त ये डर हो कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी फौरन मौत हो जाएगी। फौरन मौत का डर, ये शब्द जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तत्काल मृत्यु का डर होना चाहिए, सिर्फ पिटाई का या बाद में मारे जाने का डर काफी नहीं है। लेकिन ये बचाव सबको नहीं मिलता शायद। इसमें कुछ शर्तें भी हैं। वो परंतुक और स्पष्टीकरण क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल, इसकी भी सीमाएं हैं। परंतु कहता है कि ये बचाव उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो अपनी मर्जी से या फौरन मौत से कम किसी खतरे के डर से, जैसे सिर्फ पिटाई का डर, खुद ही ऐसी सिचुएशन में जा फंसा हो जहां उसे ये जबरदस्ती झेलनी पड़ी। अच्छा। इसे 2 स्पष्टीकरणों से और साफ किया गया है। पहला कहता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से डाकुओं के गैंग में शामिल होता है, ये जानते हुए कि वो क्या करते हैं, तो वो बाद में ये नहीं कह सकता कि उसे उसके साथियों ने जबरदस्ती कोई जुर्म करवाया।
क्योंकि वो जानबूझकर उस जोखिम में गया था। दूसरा स्पष्टीकरण इसके ठीक उलट स्थिति दिखाता है। एक लोहार को डाकू पकड़ लेते हैं, उसे फौरन जान से मारने की धमकी देकर मजबूर करते हैं कि वो अपने औजारों से एक घर का दरवाजा तोड़े ताकि वो अंदर घुसकर लूट सके। हाँ, यहाँ लोहार को धारा 32 का बचाव मिलेगा क्योंकि वो अपनी मर्जी से उस स्थिति में नहीं था और उसे फौरन मौत का खतरा था। तो फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या व्यक्ति अपनी मर्जी से उस खतरे में कूदा था या उसे बिना उसकी मर्जी के मजबूर किया गया। बिल्कुल, खतरा सिर्फ बड़ा नहीं बल्कि फौरन का और अनैच्छिक होना चाहिए। ये बहुत जरूरी फर्क है। हमने अब तक गंभीर अपराधों और मुश्किल स्थितियों की बात की, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कई छोटी मोटी चीजें होती हैं जो हमें परेशान करती हैं पर शायद बहुत बड़ी नहीं होती। क्या कानून हर छोटी सी चोट या नुकसान की परवाह करता है? धारा 33 शायद इसी के बारे में है। बिल्कुल, धारा 33 को कहते ही है मामूली नुकसान पहुंचाने वाला कार्य। ये एक बड़े प्रैक्टिकल सिद्धांत पर आधारित है जिसे लैटिन में डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स कहते हैं। मतलब कानून छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता। अच्छा, ये धारा कहती है कि कोई काम सिर्फ इसलिए अपराध नहीं है कि उससे कोई नुकसान होता है या होने का इरादा है या होने की संभावना है। अगर वो नुकसान इतना मामूली है कि सामान्य समझ और स्वभाव का कोई भी व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करेगा। सामान्य समझ और स्वभाव का व्यक्ति, ये पैमाना तो बड़ा दिलचस्प है। क्या चीज मामूली है और क्या नहीं, ये तो अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है ना? हाँ, ये एक सवाल है जिस पर हम शायद बाद में आ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस सिद्धांत का मकसद अदालतों को छोटी मोटी शिकायतों से बचाना है। हाँ, इसका एक बड़ा मकसद यही है कि जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो फालतू के मुकदमों के बोझ से दब ना जाए। ये मानता है कि भाई समाज में रहते हुए थोड़ा बहुत टकराव, थोड़ी बहुत असुविधाएं होती रहती हैं। ठीक है, ये समझ आया। अब हम एक बहुत ही अहम और बुनियादी अधिकार पर आते हैं, अपनी और दूसरों की रक्षा करने का अधिकार, मतलब निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। धारा 34 और 35 इसी पर हैं। धारा 34 तो बहुत सीधी और साफ है। निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किया गया कोई भी काम अपराध नहीं है। ये एक फंडामेंटल डिफेंस है। धारा 35 फिर ये बताती है कि ये अधिकार किसके खिलाफ और किस हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कहती है कि हर व्यक्ति को अधिकार है कुछ सीमाओं के अंदर, जिनका जिक्र धारा 37 में है, जो यहाँ दी नहीं गई है पर मौजूद है, कि वो पहला क्लॉज का अपने शरीर की और सिर्फ अपने नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर की भी किसी भी ऐसे अपराध के खिलाफ रक्षा करें जो शरीर को नुकसान पहुंचाता हो, जैसे हमला, चोट वगैरह। यानी अपनी ही नहीं, दूसरों की शारीरिक रक्षा का भी अधिकार। जी हाँ, और दूसरा क्लॉज खा अपनी प्रॉपर्टी की, चाहे वो चल हो या अचल, या किसी और व्यक्ति की प्रॉपर्टी की, ऐसे किसी भी काम के खिलाफ रक्षा करें जो चोरी, लूट, रिश्ती मतलब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, या क्रिमिनल ट्रेसपास किसी की प्रॉपर्टी में गलत तरीके से घुसना के दायरे में आता हो। इसमें इन अपराधों को करने की कोशिश के खिलाफ बचाव भी शामिल है। हाँ, कोशिश के खिलाफ भी। तो ये अधिकार तो काफी फैला हुआ है, ना सिर्फ अपना शरीर बल्कि दूसरों का शरीर और अपनी और दूसरों की प्रॉपर्टी सब शामिल है इसमें। लेकिन आपने धारा 37 की सीमाओं का जिक्र किया। इसका मतलब ये अधिकार अनलिमिटेड नहीं है। क्या ये सीमाएं आमतौर पर इससे जुड़ी होती हैं कि खतरा कितना बड़ा था और कितना फोर्स इस्तेमाल किया गया? हाँ, आमतौर पर निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की सीमाएं इसी से जुड़ी होती हैं, प्रोपोर्शनैलिटी से, कि खतरा कितना गंभीर था और उसके जवाब में जो बल प्रयोग किया गया वो जरूरत के हिसाब से था या नहीं। जरूरत से ज्यादा बल लगाना या खतरा टल जाने के बाद भी बल लगाते रहना वो निजी प्रतिरक्षा के दायरे से बाहर जा सकता है। धारा 37 शायद इन्हीं बातों को और विस्तार से बताती होगी। हाँ, तो अगर हम इन सभी धाराओं को मतलब 28 से 35 तक एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। ये धाराएं दिखाती हैं कि कानून कैसे इंसानी बर्ताव की जो पेचीदगियां हैं उन्हें समेटने की कोशिश करता है। हाँ, हमेशा सोच समझकर और बिना दबाव के होनी चाहिए। ये इमरजेंसी में अच्छी नीयत से किए गए कामों को जगह देता है, लेकिन गलत इस्तेमाल रोकने के लिए सीमाएं भी बनाता है। ये जबरदस्ती की चरम स्थितियों को पहचानता है, मामूली बातों को नजरअंदाज करने की समझदारी दिखाता है, और सबसे बढ़कर ये अपनी और दूसरों की रक्षा के जो स्वाभाविक अधिकार हैं उन्हें कानूनी मान्यता देता है, पर उन्हें भी बेलगाम नहीं छोड़ता। वाकई ये सिर्फ रूल्स का एक सेट नहीं लगता, इसमें डर, गलतफहमी, मजबूरी, मदद करने की इच्छा,
अपनी जान माल बचाने की फितरत, इन सबको कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश दिखती है। ये दिखाता है कि कानून कितना ज्यादा इंसानी हालात से जुड़ा है और एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और आखिर में चलिए उस सवाल पर लौटते हैं जो धारा 33 मामूली नुकसान से उठा था। हाँ, वो धारा कहती है कि नुकसान इतना मामूली हो कि सामान्य समझ और स्वभाव का व्यक्ति शिकायत ना करे। लेकिन असलियत में ये मामूली की लाइन खींची कहाँ जाती है? क्या जो एक व्यक्ति के लिए मामूली है वो दूसरे के लिए शायद ज्यादा संवेदनशील हो, उसके लिए गंभीर नहीं हो सकता? और क्या हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत सोच इस बात को प्रभावित नहीं करती कि कौन सा नुकसान शिकायत के लायक है और कौन सा नहीं? ये सोचने वाली बात है कि कानून का एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कैसे सब्जेक्टिव अनुभवों और समाज की विविधता से टकराती है। वाकई इस पर विचार करने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसी के साथ हमारी आज की ये कानूनी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।